नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन को लेकर अब शिक्षा विभाग काफी एक्टिव हो गया है। आपको मालूम है कि अब इसको लेकर बाकायदा एक कमेटी का भी गठन हो गया है और इस कमेटी की पहली बैठक 11 तारीख को होनी है। और बड़ी बात यह है कि तमाम शिक्षक संगठनों ने अब अपने अपने सुझाव भी कमेटी को भेज दिया है। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल उठता है कि आखिर कमेटी का फैसला क्या कुछ होगा। क्या वाकई में शिक्षकों को अब मनचाहा जिला मिलेगा या फिर नहीं। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट लक्ष्मीकांत सजल जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार जी, सबसे पहले तो सजल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कमेटी का गठन हो चुका है और कमेटी की पहली बैठक 11 तारीख को होनी है और तमाम शिक्षक संगठनों ने अपने अपने सुझाव भी कमेटी को भेज दिए हैं। क्या कुछ कहा गया है उस सुझाव में? देखिए, पहले तो ये क्लियर हो लीजिए कि ये कमेटी एक नीति तय करेगी और नीति तय नहीं करेगी, नीति बनाने के लिए सुझाव देगी अपना कमेटी। इस कमेटी को सुझाव देना है कि शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन की नीति कैसी होनी चाहिए और कैसी जिससे शिक्षक सहूलियत की सांस ले सकें। तो अब स्थानांतरण और पदस्थापन, अभी हमारे यहाँ 4 कैटेगरी के टीचर हैं। पहले हैं पुराने वेतनमान वाले सहायक शिक्षक, दूसरे कैटेगरी में आ गए नियोजित शिक्षक, तीसरे कैटेगरी में हमारे यहाँ विद्यालय अध्यापक जो बीपीएससी से बहाल हुए हैं और चौथी कैटेगरी के शिक्षकों की पोस्टिंग होनी है जो सक्षमता पास कर गए हैं और जिस दिन ज्वाइन करेंगे उस दिन विशिष्ट शिक्षक हो जाएंगे। तो ये 4 कैटेगरीज है और ये 4 कैटेगरीज के शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन की नीति तय होनी है। इसको लेकर कमेटी सुझाव देगी। तो इसमें एक को माइनस कीजिए, आप एक को माइनस कीजिए जो बीपीएससी से बहाल शिक्षक हैं, जो विद्यालय अध्यापक हैं। लगता है कि अभी उनका तबादला नहीं होना है। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बीपीएससी से जो शिक्षक बहाल हुए उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी। ना पोस्टिंग होगी, अभी तबादला नहीं होगा। तबादला नहीं होगा क्योंकि 2 फेज में जो बहाल हुए उनकी तो पोस्टिंग हो चुकी है और तीसरी जो परीक्षा होनी है 3rd फेज की, वो जब बहाल होंगे तो उनकी भी पोस्टिंग होगी। लेकिन ये 2 फेज वाले जो बहाल हो गए तो इनका ट्रांसफर नहीं होना है, तबादला नहीं होना है। इनका तबादला इसलिए नहीं होना है कि चूंकि इनकी अपॉइंटमेंट लेटर में ही लिखा हुआ है, इनके नियमावली में ये प्रोविजन है कि इनका 2 साल का जो पीरियड होगा वो इनका परीक्षमान अवधि होगा, यानी कि प्रोविजनल पीरियड। बिल्कुल। तो परीक्षमान अवधि जो होती है तो उसमें परीक्षमान अवधि में न तो तबादला होता है और न ही उसमें कोई और च्वाइस होती है। तबादला आपका तब होगा जब आपकी नौकरी कंफर्म हो जाएगी। तो अभी इनकी नौकरी कंफर्म नहीं हुई है, इनकी नौकरी 2 साल के बाद कंफर्म होगी, तब इनके तबादले को लेके शिक्षा विभाग सोचेगा। तो यानी कि इनके सपने जो हैं वो अधूरे रहने वाले हैं। बिल्कुल अभी तक यही लग रहा है कि अभी ये टच नहीं होने वाले हैं इसमें। तो अब बच गए एक सबसे बड़ा जो कैटेगरी है वो है नियोजित शिक्षकों का। और नियोजित शिक्षकों के तबादले की नीति बहुत पहले बनी भी थी, जिसमें महिला शिक्षकों और दिव्यांग शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण कहिए, माने नियोजन इकाई के बाहर और अंतर जिला वो तबादले का नियम बना था, उसकी नीति बनी थी, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उसमें एक और प्रोविजन था कि शिक्षक चाहे पुरुष शिक्षक भी वो पारस्परिक स्थानांतरण ले सकते हैं। तो एक उसमें ये भी था, तो ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इसका सॉफ्टवेयर बना, सॉफ्टवेयर का ट्रायल हुआ, लेकिन ये तबादले को ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, कार्यान्वित नहीं हो पाया। तो एक तो नियोजित शिक्षकों के तबादले की नीति पर ये कमेटी सुझाव देगी और दूसरे जो हो गए पुराने वेतनमान वाले सहायक शिक्षक। पुराने वेतनमान वाले सहायक शिक्षकों के तबादले के लिए उनके तबादले का प्रोविजन है, वो जिला कैडेट के होते हैं और अंतर जिला भी तबादला ले सकते हैं। अंतर जिला तबादले में उनको अपनी वरीयता खोनी पड़ती है। तो अंतर जिला तबादले के लिए 2022 में ही आवेदन लिए गए थे। इसमें पुराने शिक्षक तो थे ही, प्लस इसमें वो भी थे जो 34,540 कोटि के बचे हुए शिक्षक हैं जो अंतर जिला तबादले से बच गए थे। तो 2022 में उनके आवेदन लिए गए थे। 2024 में इनका तबादला होना था, लेकिन 7 जून में ही होना था,
लेकिन 7 जून को चूंकि के पाठक आ गए, तो के पाठक के आने के बाद शिक्षा विभाग में पूरे राज्य में जितने तबादले थे वो तबादले रोक दिए गए, रोक दिया गया था तमाम। बिल्कुल 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 के पाठक बिल्कुल बिल्कुल, जिसके चलते वो तबादला नहीं हो पाया और वो आवेदन उनके अभी भी पड़े हुए हैं। लेकिन अब जो नई नीति बनेगी ना, तो उनसे भी फिर से आवेदन लिए जाएंगे। इसलिए फिर से आवेदन लिए जाएंगे कि हो सकता है जो पहले आवेदन करने वाले किए हुए हैं उसमें बहुत सारे रिटायर कर गए होंगे, हो सकता है कि कुछ लोग नहीं भी रहे हों, तो इसको लेके नई नीति के तहत वो फिर से वो आवेदन लिए जाएंगे, ये पुराने शिक्षकों के लिए। और तीसरे पद गए विशिष्ट शिक्षक। तो विशिष्ट शिक्षकों की जो पोस्टिंग होगी, तो पाठक जी के टाइम में करीब करीब ये तय हो गया था कि उनकी पोस्टिंग होम ब्लॉक में नहीं होगी, मतलब 3 चॉइस लिए गए थे, तो उनकी पोस्टिंग होम ब्लॉक में नहीं होगी। यानी होम ब्लॉक के यानी जिस विद्यालय में वो वर्तमान में पदस्थापित है, वो विद्यालय उनको छोड़ना था, इसको ऐसे समझिए। तो एक उन पर ये डिसीजन लिया जाना है। तो कमेटी 11 को बैठ रही है पहली बार। तो कमेटी के सामने अब तक की जो तैयारी है कमेटी की, वो कमेटी की तैयारी ये है कि जिनका तबादला करना है उनके तबादले की अब तक की नीति क्या है। तो कमेटी अपनी पहली बैठक में उन नीतियों को देखेगी कि जिनका हमको तबादला करना है, तो उनकी अब तक की नीति क्या है और उसमें कैसा संशोधन वाजिब होगा। तो एक तो ये होना है, तो कमेटी की ये तैयारी है। दूसरा की कमेटी एग्जामिन करेगी शिक्षकों के कैटेगोरीज को, कि किस कैटेगोरीज में कितने शिक्षक आ सकते हैं। तो ये सारा एक्सरसाइज 11 को होगा और 11 के बाद जो अगली बैठक होगी, उस अगली बैठक में करीब करीब साफ हो जाएगी तस्वीर। तो अभी तो स्टार्टिंग है 11 की बैठक में सिर्फ ये लोग अवलोकन करेंगे, अध्ययन करेंगे और एक अपना मिजाज बनाएंगे कि हम कैसा रिकमेंडेशन शिक्षा विभाग से करें। ठीक है, लेकिन हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे सजल जी, वापस से हम उसी सवाल पर जाना चाहेंगे कि अब तमाम शिक्षक संगठनों ने अपने अपने सुझाव भी दिए हैं कमेटी को, क्या कुछ सुझाव अब तक आए हैं? देखिए, सुझाव अभी तक तीन बड़े संगठनों ने सुझाव दिए हैं। सबसे पहला सुझाव आया था बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का। आज की तारीख में दूसरा सुझाव बड़ा संगठन जो आया है, वो बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने आज अपना सुझाव सौंपा है। और बाकी एक नियोजित शिक्षकों के एक संगठन ने अपना सुझाव दिया है। तो तीनों सुझाव में एक कॉमन है। कॉमन ये है कि शिक्षकों का स्थानांतरण और पदस्थापन ऐच्छिक होना चाहिए। यानी शिक्षक जहाँ चाहें वहीं उनकी पोस्टिंग होनी चाहिए, वहीं उनका तबादला होना चाहिए, ताकि इससे शिक्षण कार्य में उनको सहूलियत हो। और इसके पीछे जो तर्क दिया गया है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का है, क्वालिटी एजुकेशन का है। तो शिक्षक संगठन इस मुद्दे पर एक मत है कि तबादला और स्थानांतरण और पदस्थापन ऐच्छिक होना चाहिए और शिक्षकों को उनकी इच्छा के अनुसार उनको ब्लॉक या विद्यालय मिलना चाहिए। लेकिन सजल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार आप भी एजुकेशन बीट देखते आ रहे, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में शिक्षकों को मनचाहा जिला मिल सकता है? क्या मुमकिन है ये? बिल्कुल मुमकिन है। बिल्कुल मुमकिन इसलिए है कि जब मदन मोहन झा बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के आयुक्त सह सचिव हुआ करते थे, तो उन्होंने सारे नियमों को तोड़कर शिक्षकों को सहूलियत देने के लिए गृह प्रखंड में उनके पदस्थापन की व्यवस्था की थी। तो उस समय भी शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण, ऐच्छिक पदस्थापन हुआ था। तो ये ऐसा नहीं है कि अगर इस बार ये करते हैं तो पहली बार करेंगे, इसके पहले ये परंपरा रही है और ये परंपरा टूटती गई है। तो और दूसरा कि आपको ये भी देखना है कि अभी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी भी है। तो ऐसे में शिक्षकों को ये सहूलियत देना चाहेंगे, खुश करना चाहेंगे। तो ये संभव है कि शिक्षकों को गृह प्रखंड की सिफारिश वो कमेटी कर सकती है शिक्षकों के लिए। ये मुमकिन है, ये संभव है। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि शिक्षा विभाग लगातार सुर्खियों में, बीते दिन भी सजल जी एक बड़ी खबर आई और कहा तो ये गया कि शिक्षा विभाग, सारण का शिक्षा विभाग रात तक काम करता रहा, रात तक खुला रहा। क्या हो गया? तो के पाठक भी नहीं, असल में क्या हुआ, के पाठक ने एक बुनियाद खड़ी की थी। वो पाठक जी की बड़ी अच्छी बुनियाद थी कि जितने भी बच्चे, जो भी बच्चे हमारे यहाँ जिनको साइकिल मिलता है, साइकिल मिलती है, पोशाक मिलता है, छात्रवृत्ति मिलती है,
तो उन बच्चों को आधार से टैग करना है, लिंक करना है। तो ये सारे बच्चे जो जिनको ये चूंकि दोहरा एडमिशन पर रोक लगाने के लिए, तो इसके लिए इन बच्चों के नाम ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड कर रहे हैं। उसकी तारीखें लगातार बढ़ती जा रही हैं और आपको पता होगा करीब 3000 से अधिक प्रधानाध्यापकों के वेतन भी बंद किए जा चुके हैं जो अब, तो उसकी अंतिम तारीख आज है। आज उसकी अंतिम तारीख है। तो जिन जिलों ने ये टारगेट पूरा नहीं किया है, यानी कि होमवर्क कंप्लीट नहीं बिल्कुल किया है। बिल्कुल, तो वो अपना होमवर्क कर रहे हैं, वो ऑफिस अवधि के बाद भी कर रहे हैं, क्योंकि वो अगर नहीं करेंगे तो हो सकता है उन पर कोई बड़ी कार्रवाई हो, उन पर कोई बड़ा एक्शन विभाग ले। तो ये है, तो इसके चलते वो बहुत सारे जगह, पटना में भी ऐसी तैयारियां चल रही हैं। पटना के कई ऑफिसर्स लगे हुए हैं कि आपको अगर कोई दिक्कत हो, टीचर को, हेडमास्टर को कोई दिक्कत हो तो आप कॉल करें, आपको सहायता की जाएगी। तो ये है, और सारण वैसे भी बहुत पिछड़ा हुआ जिला था इस मामले में, तो पीछे था। अच्छा सजल जी, ये भी खबर आ रही है कि कई फर्जी शिक्षक भी अब पकड़ा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स की जांच हो रही है और कई फर्जी शिक्षक धरा रहे हैं। देखिए, फर्जी शिक्षकों को लेके जो बड़ी कमेटी थी, आपको याद होगा कि 1100 समथिंग टीचर जो सक्षमता में पकड़ाए थे, दोहरे सर्टिफिकेट वाले, तो उसको लेके बड़ी कमेटी बैठी थी और उस कमेटी ने पूरी पड़ताल भी की और करीब 50% टीचर कमेटी के सामने, 420 शिक्षक कमेटी के सामने हाजिर भी नहीं हुए। तो ये तो माना गया है कि वो 420 पूरी तरह से फर्जी शिक्षक है। इसके अलावा फिर कमेटी ने जो हाजिर हुए उनमें भी दर्जनों शिक्षकों को पकड़ा, लेकिन अभी तक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट विभाग को नहीं सौंपी है। और जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आएगी तो तब तक ये कहना मुश्किल होगा कि कितने फर्जी शिक्षक पकड़े गए। लेकिन आपको बता दूं, के पाठक की एक और बड़ी योजना थी। के पाठक की योजना थी कि जो वैसे नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में नहीं बैठे हैं या उसमें बैठने के लिए आवेदन नहीं किए हैं, तो उनके दक्षता के सर्टिफिकेट की जांच कराई जाए। दक्षता के सर्टिफिकेट की जांच कराई जाए। तो ऐसा अंदेशा था कि उसमें भी करीब जो शिक्षक बचे हुए हैं दक्षता पास वाले, तो उसमें भी अंदेशा था कि उसमें फर्जी दक्षता के सर्टिफिकेट बड़े पैमाने पर शिक्षक काम कर रहे हैं। लेकिन अब फिलहाल के पाठक के जाने के बाद वो जो जांच की तैयारी थी वो कहीं कारगर होती, कार्यान्वयन में आती नहीं दिख रही है। बिल्कुल दिख रही है। लेकिन एक बात तो है, ये मेरा आखिरी सवाल भी होगा आपसे सजल जी, कि एक बात तो है कि हमने देखा कि के पाठक के जाते ही अब एस सिद्धार्थ तमाम फाइलें खुलवा रहे हैं और बड़ा घोटाला भी सामने आया। क्या लगता है अभी और भी फाइलें खुलना बाकी है? नहीं, एक चीज क्लियर हो रही है, जो इस घोटाले की बात की जा रही है वो ये कहा जा रहा है कि जो बेंच डेस्क की आपूर्ति हुई, वो बेंच डेस्क में बड़ा घोटाला हुआ। तो आपको मैं बता दूं कि अगर उस समय इसको चेक किया जाता तो बड़े पैमाने पर जो बच्चे आने लगे थे स्कूल, तो अगर उसमें लंबा टाइम लिया जाता तो फिर बच्चे जमीन पर बैठते। तो अब जब वो बच्चे स्कूल पहुंच गए, फर्नीचर स्कूल में पहुंच गए, उसके बाद के पाठक ने उसकी नकेल कसनी शुरू की और के पाठक ने ऐसे, आपको याद होगा कि 2 एजेंसियों को ब्लैक लिस्टेड किया, 2 एजेंसियों पर जुर्माना लगाया और अब बाकी लोगों पर कार्रवाई की तैयारी थी। वो उसका नेक्स्ट फेज था, लेकिन कार्रवाई के पहले वो चले गए। अब वर्तमान जो एसीएस है, आपको याद होगा कि उन्होंने किशनगंज के 8 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है, 2 को डिसमिस किया है और 6 को सस्पेंड किया है। तो कार्रवाई अभी विभिन्न जिलों में चल रही है। यानी कि और फाइलें खुल रही हैं। बिल्कुल, प्रेजेंट एसीएस ने थ्रेट किया है, अधिकारियों को चेताया है कि अगर इसमें गड़बड़ी हुई होगी तो हम किसी को छोड़ने वाले नहीं है। कोई बचने वाला नहीं है, बख्शा नहीं जाएगा। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है लक्ष्मीकांत सजल जी ने। देखिए, तफसील से हम लोगों ने बातचीत की है, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।